नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। विगत कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके पीछे यह महत्वपूर्ण कारण था कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं हो रही थी, जिसके कारण व्यस्तता अत्यधिक हो गई थी। अब पुनः यह हमारी जो सीरीज़ है टू द पॉइंट 10 से 15 मिनट के बीच हम प्रत्येक दिन एक विशेष टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आगामी जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित होने वाली है, उत्तर प्रदेश और संघ लोक सेवा आयोग, उसके अलावा वीडियो की परीक्षा होने वाली है, ग्राम विकास अधिकारी की, यूपी टेट की, सुपर टेट, जितने एक दिवसीय परीक्षा है उसको ध्यानगत रखते हुए ये हमारी श्रृंखला चलाई गई है। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में। भारतीय इतिहास में सभ्यता का विकास, सभ्यता का विकास है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमने देखा है कि विगत वर्षों में इनसे ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्यों नहीं जिस विषय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमारा सभ्यता का विकास वाला टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, तो उसमें पाषाण काल, उसके बाद दूसरा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल। इसमें हमारी 5 से 6 कक्षाएं होंगी। सब ये महत्वपूर्ण विषय हैं। आज की हम इस कक्षा में पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। पाषाण, जैसा कि पाषाण मतलब पत्थर से निर्मित वस्तुएं, धातुएं, इनका काल, इसलिए पाषाण काल इनका नाम दे दिया गया। पाषाण काल में 3 इसका डिवाइडेशन हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अगली कक्षा में हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। आइए प्रारंभ करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्यों कहा गया, क्यों इसका नाम पड़ा? पुरातत्वविद जो होते हैं उनके द्वारा ये सब सारी बातें हैं। उसके बाद जो जहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उत्खनन के द्वारा, उसको लिया गया है। और आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यह हमारा जो टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आज हम बात करेंगे पाषाण काल। पाषाण काल में 3 डिवाइडेशन हुआ। 3 अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 कालों में बांट दिया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज की इस कक्षा में हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथ एज भी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। अब पूरा पाषाण काल, पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा। 3 काल जो सबसे पहले था उसको क्या कह दिया गया? पूरा पाषाण काल। आरंभिक मतलब शुरुआती काल को कह दिया गया पूरा पाषाण काल, आरंभिक काल को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। अब पूरा पाषाण काल का 3 डिवीजन किया गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए, ये बात हो गई डिवाइडेशन, ये सब कम पूछता है। अब जो पूछने वाली चीज़ें हैं वो आगे है। इसको देखेंगे कि जो गंगा नदी, यमुना नदी और सिंध के कछारी मैदानों में पूरा पाषाणिक स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं। ये कहानी ही खत्म हो गई। बात यह स्टेटमेंट में पूछेगा कि क्या गंगा के कछारी मैदानों में पूरा पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। दूसरा दे देगा स्टेटमेंट कि यमुना के कछारी भागों में क्या पूरा पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। और तीसरा दे देगा कि सिंध के कछारी मैदानों में पूरा पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। तीनों दे देगा। और चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से सही कथन कौन सा है। तो ये तीनों तो गलत हो गए, बाकी सब सही है। क्यों? क्योंकि गंगा, यमुना और सिंधु का जो कछारी मैदान है, कछारी मैदान, इसमें पूरा पाषाण कालिक स्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। स्थल मतलब स्थान। आगे इस काल की प्रमुख विशेषता, प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल में क्वार्ट्जाइट की जगह जेस्पर और चर्ड का उपयोग किया जाता था। हाँ, पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें जो कच्चा माल प्रयुक्त होता था, इस समय जो कच्चा माल प्रयुक्त होता था उसमें क्वार्ट्जाइट का प्रयोग नहीं होता था। इसी बात को घुमाकर लिखा गया है कि क्वार्ट्जाइट की जगह, अर्थात क्वार्ट्जाइट का प्रयोग पूरा पाषाण काल में नहीं होता था। उसके बाद इसकी जगह पे किसका प्रयोग होता था? जेस्पर का और चर्ट का। 2 चीज़ों का प्रयोग होता था पूरा पाषाण काल में कच्चे माल के उपयोग में, जेस्पर का और चर्ट का, क्वार्ट्जाइट का नहीं होता था। ये 2-3 बार पूछा है प्रश्न, महत्वपूर्ण है। आगे अब इसमें क्या था, इसमें किस किस चीज़ का कला के रूप में किसका विकास हुआ? नक्काशी का विकास हुआ और चित्रकारी, नक्काशी और चित्रकारी का विकास हुआ है इस काल में, अर्थात पूरा पाषाण काल में। अब पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ पे कौन सा स्थल है, उसमें
कौन क्या विशेषता है, उस विशेषता को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल में ऊपर स्थल लिखा है, नीचे क्षेत्र लिखा है। पालगाम कश्मीर ज़्यादा मिलाने को आता है कि निम्नलिखित पूरा पाषाणिक जो स्थल है उनका मिलान करिए, तो दे देगा पालगाम, बेलन घाटी, भीमबेटका या आदमगढ़, नेवासा, हुसंगी या अट्टीराम पक्कम अब दे देगा, और कश्मीर दे देगा मान लीजिए बेलन घाटी के समय में, और प्रयागराज दे देगा पालगाम में। ऐसे ही तितर बितर करके देगा, मिलान करना होगा तो हम सही मिलान करेंगे। ये सभी पूरा पाषाणिक स्थल है। पालगाम कहाँ है? कश्मीर में है। पालगाम कहाँ पे है? कश्मीर में है, याद करेंगे। बेलन घाटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पीसीएस परीक्षा में ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पूरा पाषाणिक स्थल कौन सा है? बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ पे है? प्रयागराज में है। उसके बाद भीमबेटका और आदमगढ़। भीमबेटका और आदमगढ़, ये देखिए भीमबेटका कहाँ है? होशंगाबाद है। और आदमगढ़ कहाँ है? रायसेन में। आदमगढ़ कहाँ है? रायसेन में। उसके बाद नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र में। अहमदाबाद नहीं, देखिए नवासा या नेवासा कई जगह आपको नाम मिलेगा। ये अहमदनगर है महाराष्ट्र का। अहमदनगर नहीं दिया रहेगा तो नेवासा क्या आएगा? महाराष्ट्र लिख देगा, गुजरात लिख देगा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अहमदनगर या को ज़्यादा रिलेट अगर ध्यान नहीं आएगा तो लोग अहमदाबाद से करेंगे, जो कि गुजरात में है, लेकिन यह जो नेवासा है वो महाराष्ट्र का स्थल है। हुसंगी, हुसंगी कहाँ है? गुलबर्ग। गुलबर्ग कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक का एक स्थल है। और अट्टीराम पक्कम ये तमिलनाडु का स्थल है। ये 5-6 है जो पूरा पाषाण कालिक महत्वपूर्ण स्थल है। पालगाम हो गया, बेलन घाटी हो गया, भीमबेटका और आदमगढ़ हो गया, नेवासा हो गया, हुसंगी हो गया, अरिराम पटकम हो गया। इसका सभी का क्षेत्र दिया है, कौन कहाँ पे है। अब इसमें जो हमारा भीमबेटका है यह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूनेस्को ने 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद में स्थित आवासीय पूरा स्थल है। किसका? आवासीय, मतलब ये ऐसा स्थल है जहाँ पे लोग रहते थे, आवास करते थे, आवास रहता था, तो आवासीय पूरा स्थल है। पूछ देगा कि जो भीमबेटका है वहाँ पे किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, तो आवासीय पूरा स्थल का साक्ष्य मिला है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अब जो आदमगढ़ है वो भी मध्य प्रदेश के रायसेन में। ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में, रायसेन और होशंगाबाद। खोज किसने की भीमबेटका का? तो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। खोज भी बार बार पूछता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता दयाराम साहनी, वैसे ये पूछता है कि भीमबेटका जो आवासीय पूरा स्थल की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। अब इस क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। अब देखिए, जब भारत के द्वारा किसी भी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जाता है, उसके बाद उसको भेजा जाता है, तब यूनेस्को द्वारा उसको विश्व विरासत स्थल की सूची में दर्जा दिया जाता है। वही हुआ 1990 में। जो हमारा भीमबेटका है आवासीय पूरा स्थल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तो इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। उसके 13 साल बाद अर्थात 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। ये बात हो गई हमारी पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि यह आरंभिक काल है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। गंगा, यमुना और सिंधु के कछारी मैदानों में पूरा पाषाण काल के स्थल नहीं प्राप्त हुए हैं। क्वार्टजाइट की जगह, कच्चे माल में क्वार्टजाइट की जगह जेस्पर और चर्ट का उपयोग होता था। नक्काशी और चित्रकारी दोनों प्रकार की कलाओं का विकास हुआ। महत्वपूर्ण कुछ स्थल थे। पालगाम कश्मीर का, बेलन घाटी आपका उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश का है, नेवासा महाराष्ट्र का, हुसंगी कर्नाटक का और अट्टीराम कप्पम ये तमिलनाडु का है। उसके बाद भीमबेटका, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी गई है जो परीक्षा में आता है, क्योंकि 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। और 1990 में भारत के द्वारा इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। और भीमबेटका जो आवासीय पूरा स्थल के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, उसकी खोज किसने की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा। अब बात करते हैं हम मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल जिसे मेसोलिथ युग भी कहा गया है। मध्य पाषाण काल
यह पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का जगह था। मध्य पाषाण, जैसे किसी भी चीज़ का डिवाइडेशन होता है तो आप देख लीजिए, ये पूरा पाषाण हो गया, उसके बाद मध्य का पाषाण, उसके बाद नव पाषाण। तो ये जो मध्य पाषाण काल था, जिसे मेसोलिथ युग कहा जाता है, एज कहा जाता है, ये दोनों के संक्रमण काल था, दोनों के बीच का काल था। तो इसीलिए इसका 2-3 नाम और मिलता है, माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि जो औजार बनते थे उस समय, जो पत्थर के औजार बनने लगे थे, उसकी जो मुट्ठी, जो ये पकड़ने वाला होता है, उसमें पत्थर की जगह किसका प्रयोग किया जाने लगा था? लकड़ी का और हड्डी का। यह महत्वपूर्ण है। ये जो मुट्ठे लगे होते हैं, पकड़ने वाला हैंडल, वो पत्थर की जगह किसका होने लगा? लकड़ी और हड्डियों का। तो यह प्रश्न पूछता है कि जो हमारा सूक्ष्म पाषाण काल, जिसे मध्य पाषाण काल या मेसोलिथ कहते हैं या माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, उसमें जो औजार होते थे उसको पकड़ने के लिए जो मुट्ठी का प्रयोग होता था, वो किस धातु का या किस चीज़ का बना होता था? तो हम कहेंगे लकड़ी या हड्डियों का प्रयोग उसको बनाने में किया जाता था। आगे इस युग के लोग अपना जीवन यापन कैसे करते थे? शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, जीवन यापन करने के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे और खाद्य वस्तुएं बटोर कर अपना जीवन यापन करते थे। इसका मतलब बटोरना होता था, मतलब संगठित कृषि का प्रमाण नहीं मिलता है। आगे आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है और बागोर जो राजस्थान में है, राजस्थान में है। दो चीज़ें, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसमें पशुपालन की स्थिति प्रतीत होती है। यह पूछेगा कि मध्य पाषाण काल में कौन से ऐसे स्थल हैं जहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य या पशुपालन किया जाता था, उसकी स्थिति मौजूद थी। तो हमारा आदमगढ़ हो गया मध्य प्रदेश का और बागोर राजस्थान का। उसके बाद पूछेगा कि किस काल में लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में अपनाया। तो इसी काल में, मध्य पाषाण काल में, इसी काल मतलब मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। उसके बाद इसी काल में, अर्थात मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथ कहते हैं या माइक्रोलिथिक कहते हैं या सूक्ष्म पाषाण काल कहते हैं, जो भी नाम लेना चाहें, तो मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थानों से मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? अवशेष, अस्थिपंजर। अस्थिपंजर मतलब समझ रहे हैं, मरने के बाद जो हम लोगों का हड्डियों का एक ढांचा होता है, कंकाल, उसको अस्थिपंजर कहते हैं। तो अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश। ये पीसीएस, यूपी पीसीएस का जो परीक्षा है उसमें ये प्रश्न रिपीट होता है कि मध्य पाषाण काल में कहाँ पर सर्वप्रथम अस्थिपंजर का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो प्रतापगढ़ हमारा उत्तर प्रदेश का सराय नाहर राय जगह है तथा महदहा नामक स्थानों से मिला है। अब युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य, अब युद्ध का भी प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? सराय नाहर राय से मिला है। उसके बाद राजस्थान में स्थित सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का भी साक्ष्य मिलता है। जो सांभर झील है वहीं पे विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिलता है। ये मध्य पाषाण काल, इसमें 5-6 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया था इसी काल में। उसके बाद जो मुट्ठी होता था उसमें सर्वप्रथम लकड़ी और हड्डियों का प्रयोग किया गया था बनाने में। मध्य पाषाण काल के ही आदमगढ़ और बागोर जो राजस्थान में है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। इसी काल में लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ और सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थानों से मिलता है। उसके बाद युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य भी कहाँ से मिलता है? सराय नाहर राय से मिलता है। राजस्थान में स्थित जो सांभर झील है, सांभर झील खारे पानी की झील, सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं और यहीं से, अर्थात राजस्थान से ही, कहाँ से? राजस्थान से ही विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। यह जो हमारा टॉपिक है, इतिहास का टॉपिक है, भारतीय इतिहास का, सभ्यता का विकास का, आज का यह हमारा पहला टॉपिक था। पाषाण का, पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। आज की इस कक्षा में हमने पूरा पाषाण और मध्य पाषाण का के बारे में जाना। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको संग्रहित करके यह कक्षा तैयार की गई थी। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है? हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप हमसे फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू
व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @इल्विन क्लासेस सर्च करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं आगे की शिक्षा, पढ़ाई, जो भी शिक्षा से संबंधित है, तो हमारा एक ही नंबर है 7081 788 388 पर आप सुबह के 10 बजे से रात के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारी टीम के सदस्य द्वारा या हमारे द्वारा आपकी जिज्ञासाओं को समाधानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।